जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निबंध की। खास करके आप यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं जो 18 जून 2024 को होने जा रहा है। तो निबंध का जो सेक्शन है जहां से 10 सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने निबंध को लाइन बाय लाइन तैयार कर लिया तो 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। तो खास करके जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सिलेबस में है, यहाँ से अब जो सवाल पूछ रहे हैं कहीं से भी उठा ले रहे हैं। तो आप किसी नोट्स पे निर्भर रह करके निबंध के 10 सवालों को नहीं बना जा सकते हैं। निबंध के ओरिजिनल टेक्स्ट को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करेंगे और कुबेर नाथ राय के बहुत फेमस निबंध है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। हम उत्तर फाल्गुनी का क्या मतलब समझते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि स्क्रीन पर है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ये कुबेर नाथ राय का निबंध है। अब इस निबंध के माध्यम से कुबेर नाथ राय बहुत सारी बातें बताते हैं। एक जीवन के फेज के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से जीवन का फेज बदलता है। खास करके 25 साल से लेकर के जो है 45-50 साल का जो समय होता है उसकी चर्चा करता है। कुबेर नाथ राय जी जो हैं वो कहते हैं कि 25 साल का जो एज होता है वो गदह पचीसी का होता है, सावन मनभावन होता है। वही 30 वर्ष का जो एज होता है वो तलवार पर चढ़ी शान की तरह होता है, जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह को भी खड़ा करता है। इसी तरह 40 से 45 साल का जो एज होता है वह उत्तर फाल्गुनी का एज होता है, जहां पर 40 के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसी में दोस्तावस्की, गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर और खास करके और भी बहुत सारे थिंकर्स आए हैं जिनकी चर्चा इस निबंध में की है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं क्लास में भी लाइन बाय लाइन पूरे टेक्स्ट को पढ़ाता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं संपूर्ण टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन समझना, तो आप भी क्लास से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके सारे पहलुओं को समझ सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुबेर नाथ राय क्या कहते हैं, समझिएगा मेरी बात को। कुबेर नाथ राय कहते हैं कि वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। तो सबसे पहले ही लाइन को याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र होता है उत्तर फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदह पचीसी सावन मनभावन है, यानी कि उत्तर फाल्गुनी जो होता है एक नक्षत्र है जो वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है। ये तो ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो 25 जीवन का जो 25वां साल होता है वो सावन मनभावन होता है, किंतु 27वां आते आते भाद्रपद लग जाता है। यानी कि जैसे ही जीवन के 27वें वर्ष में हम पहुंचते हैं तो भाद्रपद की तरह बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कहते हैं 30 ही वर्षों में हम विद्युत में काम क्रोध मोह त्रिमिश्र सुख भोगते हैं। और 30 साल तक आते आते निवास कुबेर नाथ राय जी कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के काम क्रोध मोह इन सब में हम फंस जाते हैं। और 40वें लगते लगते भाद्र की अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में हम प्रवेश कर जाते हैं। 40 लगते लगते जो है हम उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं। यह 3-4 पहलू को कुबेर नाथ राय जी ने अपने निबंध में स्पष्ट किया है। एक तो उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। दूसरी बात, जो 25वां साल होता है वह गदह पचीसी सावन मनभावन होता है। 27वें तक आते आते भाद्रपद लगने लगता है और 30वें साल में काम क्रोध लोभ मोह भी हमारे अंदर आने लगता है। तो ये हमें ध्यान में रखना। कुछ पॉइंट्स हम लेंगे जहां पर आपको कहता है कि यहाँ पर फिर एक बहुत पूर्ण बात कुबेर नाथ राय जी कहते हैं, फिर 40 से 45 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की सटधरियां में थकावट होने लगती है।
कि मतलब 40 से 45 साल का समय जो होता है उत्तर फाल्गुनी का समय होता है, और इसके शुरू होते ही हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, हमारी धमनियां कमजोर होने लगती है और कमजोर होते चली जाती है। तो अब कुछ और महत्वपूर्ण कहता 25वां साल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ कुछ है जिसको मैं लेते चलूंगा, क्योंकि क्लास में तो लाइन बाय लाइन कराता हूं, यहाँ पर मैं मेन बातें आपको बताते चलूंगा। कहता है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं कि मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं, चित्र और प्रतिमा में उसे वृद्ध रूप में दिखाते हैं। दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत तीक्ष्ण मूर्ति देखा था। देखकर ही कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया है दोस्तों। कहते हैं जो सर्जक है, सृष्टिकर्ता है, वह निश्चय ही चिरयुवा होगा। कि जो सर्जक होता है, सृष्टिकर्ता होता है, उसे आप बूढ़ा या जर्जर नहीं दिखा सकते हैं। वह निश्चय ही सर्जक, जो सर्जक है, पिता, प्रोफेट है, नई लीग का जनक है, प्रदाता है, तो फिर उसे आप बूढ़े नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति सर्जक नहीं हो सकता। कहता है वह रूपी बाधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दांत झरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है। इसीलिए कहता मेरी समझ से, यहां ध्यान रखिएगा लाइन, कि मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। यहां से सवाल भी उठा है, क्वेश्चन पूछा था किसकी कल्पना आप वृद्ध के रूप में नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक यानी विद्रोह के नायक या क्रांतिकारी नायक, सेनापति, सूरवीर की कल्पना है आप जो है वृद्ध के रूप में नहीं कर सकते हो। यानी कि प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा की कल्पना करना ही सही होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठाया है कुबेरनाथ राय जी ने, कि यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। 30वां वर्ष जो है एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें ही चुकाना पड़ता है। जो जीवन का 30वां साल है वो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है, और इस प्रश्न चिन्ह को पूरा करने का दायित्व हमारे ऊपर ही होता है। उदाहरण भी दिया कि गौतम बुद्ध ने 29वें वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, यूसुफ क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम उपदेश सर्मन ऑन द माउंट दिए, और 33वें वर्ष में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल मात्र 3 वर्ष का रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र भी 30 वर्ष के आसपास यानी 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ। सीता की आयु 18 वर्ष की थी, और वनवास अर्थात सीता का 30वां पार करते करते सीता हरण की ट्रेजेडी हुई। मतलब कहने का मतलब ये है, कुबेरनाथ राय जी कहते हैं कि बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े जो धर्म संकट का सामना करना पड़ता है वो 30वें वर्ष में ही करना पड़ता है। जैसे 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग किए, लगभग 30 वर्ष की अवस्था में प्रभु राम जो है वनवास गए, माँ सीता का भी जो है लगभग 30 वर्ष की अवस्था में मतलब कि रावण उन्हें हर के ले गए, और इसी तरह से जो यूसुफ क्राइस्ट है वो भी 30 वर्ष की अवस्था में प्रथम उपदेश दिए। मतलब कि यह दौर जो है बहुत सारे बदलाव का काम होता है। आगे कुछ और पॉइंट्स है यहाँ पर लिखते हैं लेखक, मैं इस समय 1972 में 38वें वर्ष का पावन चल रहा हूँ। जब ये निबंध लिख रहे हैं तो वो जो है 38 साल के हैं, 72 में 38 ईयर के हैं। कहता है पूर्वा फाल्गुनी का विकार ग्रस्त यौवन जल पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पथ विक्षिप्त हो चुका हूँ। अब यह उत्तर फाल्गुनी से पहले जो है पूर्वा फाल्गुनी होता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं।
यहाँ पर एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं, उनको ध्यान में आप लोग रखिएगा। कहता है कि भाद्रपद की पहली नक्षत्र है मघा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भाद्रपद की पहली नक्षत्र कौन होता है? मघा। और अंतिम उत्तर फाल्गुनी। मघा में अगाध जल होता है, ये याद रखना। पृथ्वी की तृषा आश्लेषा मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो अगले संवत्सर तक उसे प्रतीक्षा करनी है। न केवल परिणाम में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। क्या है? मघा पहला नक्षत्र है और पहली बारिश हर दृष्टिकोण से, तो इसीलिए मघा की झकोर गर्जन पर कभी खूब बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर नयन दुआई नयन चुए जस ओरी। जो आप पद्मावत पढ़ोगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, तो वहां भी जो है इसकी चर्चा नागमती विरह में आया है। मघा के बाद कौन आता है? क्रम से पहले मघा, मघा के बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़े ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। अब पूर्वा फाल्गुनी जो है खराब नक्षत्र है, रद्दी कंडम नक्षत्र है, जो फसल दायदाद के लिए हानिकारक होता है। उत्तर भारत में वर्षा, बाढ़ वर्षा इसी नक्षत्र से रहता है, इसीलिए इसे कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र कहा जाता है, BBI। अब आपसे सवाल पूछ सकता है, कीर्तिनाशा यानी कीर्ति को नाश करने वाले और कर्मों को नाश करने वाले कौन से नक्षत्र है? तो वो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो मघा नक्षत्र के बाद आता है। मघा नक्षत्र के बाद आता है। अब कहता है कि उत्तर फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र है, जो समूचे पावश में मघा के दूसरे नक्षत्र है। इस तरह ये कह रहा है कि मैं जो है पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र को भोग रहा हूं और उत्तर फाल्गुनी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो इन सबको देखो, निबंध में बार बार कहता हूं, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, एक एक लाइन को समझना होगा, क्योंकि स्थापना या तर्क के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो वही निबंध से उठा लेते हैं कहीं से भी, या एक सही, दो सही, तीन सही, चार वाले सवाल जो पूछे जाते हैं वहीं से क्रम भी उठा लेते हैं। इन सारे पहलुओं को हमें ध्यान में रखना होगा। इसी तरह कुछ और पॉइंट्स आया है जिसकी चर्चा हम करेंगे। अब यहां पर कहता है कि राधा कृष्णन विनोबा भावे राय को उद्धृत करूं तो क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की तीन हो गया था। भाई लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी को उद्धृत करता हूं। अब लेनिन ने जो बात कही है उसको याद रखिएगा। लेनिन जो थे एक क्रांतिकारी थे, समाजवादी थे, मार्क्सवादी व्यू से जुड़े हुए थे, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इन्होंने बुक लिखा था और ये रसिया के थे। लेनिन ने कहा था, उन सारी सभ्यता और संस्कृति को जो पूंजीवाद पर निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके बाद ही समाजवाद को गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारे आंतरिक को स्वीकार करना होगा, सारी कला को स्वीकार करना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात समझ ना ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो लेनिन कह रहे हैं कि उन सारी सभ्यता और संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है किसका है? BBI है, उसे स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारे आंतरिकी को स्वीकृत कर लेना होगा जो पूर्व पीढ़ी ने दिया है। उनकी सारी कला को स्वीकार करना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात समझ ना ले। ये लाइन है लेनिन का, इसे हमें ध्यान में रखना है। और लास्ट में बहुत सारी बातें कहते हैं कि लास्ट में एक दो बात और कहते हैं कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के माध्यम से
कि 80 के दशक के बाद जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तन में बहुत सारे लेखक आए जो एक धारा पे बहने वाले थे, जो व्यवस्था के अंग बन करके चले जाने वाले थे। कुंवरनाथ राय कहते हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं। एक लेखक को विद्रोही होना, प्रगतिवादी होना बहुत जरूरी है। जब तक वह विद्रोही नहीं होगा, प्रगतिवादी नहीं होगा, व्यवस्था के विपरीत नहीं चलेगा, वो अच्छे लेखक नहीं बन सकता है। और एक ये भी कहते हैं कि यहाँ अयाती का भी टर्म आया है कि 40 के बाद जो उत्तर फाल्गुनी का दौर आता है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो वो खुद कहते हैं कि ये समझ नहीं आता है कि 40 के बाद हम अपने उम्र को उत्तर फाल्गुनी में जाने से कैसे रोकें। एक आता है अयाती जो थे अपने पुत्रों से या अपने पुत्रों का आयु लेकर के जवान रह सकते हैं, या किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन जाए, टीचर बन जाए, जिससे युवाओं के साथ रह करके हम भी 60 वर्ष तक जवान दिखे। या दूसरी बात, लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन से जो आज शिक्षक है वो व्यवस्था के अंग बन गए हैं। व्यवस्था के अंग बनने के कारण वो भी शोषक तत्वों में शामिल हो गए हैं। अब जो शिष्य है, छात्र है, वो अपने शिक्षक को शत्रु समझने लगे हैं। दोनों के संबंधों में बड़ा कटु संबंध हो गए हैं। इसलिए दोनों में एक अच्छे संबंध का क्रिएट नहीं हो रहा है। इनमें अच्छे संबंधों की जरूरत है। तो ये सब बातें जो है कुबेरनाथ राय जी ने उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध में कही है। फिर से मैं आप सबको कहता हूँ, ओरिजिनल टेक्स्ट पर ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण लाइन बाय लाइन कराना संभव नहीं है। लेकिन जो हमारा रेगुलर क्लास होता है वहाँ संपूर्ण निबंध, हर सेक्शन को हम लाइन बाय लाइन टेक्स्ट कराते हैं, लिखवाते हैं, समझाते हैं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो जाता है और आसानी से आप रिजल्ट ले लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं रिजल्ट लेना तो 1 वीक हमारा फ्री क्लास भी चलता है, आप उस क्लास को लेकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।